all are Rohingyas, all are Bangladeshi infiltrators. All are Bangladeshi infiltrators. Take your seat. Unfortunately, we are living in a such state where infiltration being welcomed. हम लोग खुलेआम बांग्लादेश से लोग को भीतर आने दे रहे तो क्या होगा इसके ऊपर? अगर ऐसे एटॉमिक इंस्टीट्यूट का बाहर में भी अगर रोहिंग्या आकर बैठ जाए और रोहिंग्या को वेलकम करे तो कहां भी पश्चिम बंगाल पे हर जगह में चुका है, आपको सोचना पड़ेगा। ये सेंसिटिव इशू है, कितना नहीं चल सकता है ऐसा मामला। अब बांग्लादेश का बात कर रहे हैं, बांग्लादेश का हिंदू को ऊपर अत्याचार की बात कर रहे हैं और दिन प्रतिदिन पश्चिम बंगाल के भीतर ये सारे बांग्लादेशी घुसपैठिया हमारा डेमोग्राफिक डिजाइन चेंज कर दिया। इंस्टीट्यूट इसका चपेट में है। The situation in Tamil Nadu is very serious. Flights suspended, trains disrupted. A normal life in 7 districts in Tamil Nadu were disrupted as Bengal cyclone hit Tamil Nadu and Puducherry. The House is cognizant of the fact that China is an illegal occupation of 38,000 square kilometers of Indian territory. लगातार 6 दिन सदन की कार्रवाई भंग होने के बाद आज सदन की कार्रवाई लंबे समय तक चली। तो आइए एक बार नजर डाल लेते हैं कि क्या रही सदन की हाइलाइट्स। राज्यसभा में भाजपा सांसद समीक भट्टाचार्य ने पश्चिम बंगाल के एटॉमिक एनर्जी सेंटर के बाहर घुसपैठ और रोहिंग्या पुनर्वास का मुद्दा उठाया, जिसके बाद विपक्षी सदस्यों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। It is a serious security threat to the Shah Institute of Nuclear Physics, the premier research institution under the Department of Atomic Energy, was established by the eminent scientist Meghnad Shah and a foundation stone led by Dr. Shyama Prasad Mukherjee. Now, sir, इसका जो northern part है of the world, entire institution, it is a high security zone, and all Department of Atomic Energy establishment are specially protected under Atomic Energy Act 1962. इस इंस्टीट्यूशन से 4 बार विधाननगर, सॉल्ट लेक जिसको कहा जाता है कलकत्ता में, 4 बार पुलिस स्टेशन में इसका सारे इंस्टीट्यूट का हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जा चुके हैं। इसका नॉर्थर्न पार्ट जो है, उसका जो वॉल है, उसका बाहर में कुछ अनऑथोराइज्ड लोग वहां मौजूद होंगे। सारे के सारे भारी तादाद पे लोग वहां पहुंच गए। इट्स अ सीरियस सिक्योरिटी थ्रेट। ऑल आर रोहिंग्यास, ऑल आर बांग्लादेशी infiltrators. All are Bangladeshi infiltrators. Take your seat. Unfortunately, we are living in a such state where infiltration being welcomed. हम लोग खुलेआम बांग्लादेश से लोग को भीतर आने दे रहे तो क्या होगा इसके ऊपर? अगर ऐसे एटॉमिक इंस्टीट्यूट का बाहर में भी अगर रोहिंग्या आकर बैठ जाए और रोहिंग्या को वेलकम करे तो कहां भी पश्चिम बंगाल पे हर जगह में चुका है, आपको सोचना पड़ेगा। ये सेंसिटिव इशू है, हम ये सेंसिटिव इशू है बिकॉज यू आर वेलकमिंग द रोहिंग्यास इन वेस्ट बंगाल। आप ही का कारण आज ऐसा स्थिति बन गया। आपस में समाधान। इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ वेस्ट बंगाल एंड ऑफ दिस कंट्री आल्सो इज अंडर थ्रेट because of the carelessness of this government. They are entirely also responsible for this. सर, कैसे ये घुसपैठ को बढ़वा देते हैं? आज शाह इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स का बाहर में बैठे हैं, पुलिस कुछ एक्शन नहीं ले रहा है। कितना नहीं चल सकता है ऐसा मामला। अब बांग्लादेश का बात कर रहे हैं, बांग्लादेश का हिंदू को ऊपर अत्याचार की बात कर रहे हैं और दिन प्रतिदिन पश्चिम बंगाल के भीतर ये सारे बांग्लादेशी घुसपैठिया हमारा डेमोग्राफिक डिजाइन चेंज कर दिया। शाह इंस्टीट्यूट इसका चपेट में है। एटॉमिक एनर्जी कंसर्न मिनिस्ट्री should immediately evict that person of that particular place. It is my demand. ये करना चाहिए। ये भारत से ये एटॉमिक एनर्जी सेंटर का बाहर में रोहिंग्या बैठ जाए, कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है बोलिए? 4 बार लिखा हुआ है डायरी, आई एम ऑथेंटिकेट द फैक्ट। 4 बार गए हुए पुलिस स्टेशन में, पुलिस का इनएक्शन बिकॉज ऑफ द ब्लॉक वोट, आपको सेफ्टी प्लीज। 0 आवर के दौरान एमएम अब्दुल्ला और एमडीएम के लीडर वाइको ने साइक्लोन फेंगल के मद्देनजर सेंटर से रिलीफ मेजर्स की मांग रखी। सर, आई विश टू raise a matter of urgent public importance regarding the devastating impact of cyclone Fengal on the district of Chennai, Viluppuram, Kadalur, Chengalpattu, Thiruvannamalai, Tirupattur, Krishnagiri and Dharmaburi.
The cyclone has caused widespread destruction, severely affecting infrastructure, agriculture, and leading to the tragic loss of many lives. These districts, which have faced the brunt of the cyclone, have seen extensive damage to home, roads, railway line and bridges, power line, and agriculture land, leaving countless families in the state of distress. In light of the immense destruction caused by the cyclone, I urge the Government of India to provide immediate financial relief assistance of rupees 2,000 crore for the provision of essential aid to the affected communities and to support the restoration of infrastructure and rebuilding of agriculture sector. This financial support is critical for the rehabilitation of the affected areas and for ensuring that the families affected by the disaster can recover quickly. The situation in Tamil Nadu is very serious. Flights suspended, trains disrupted, and normal life in 7 districts in Tamil Nadu were disrupted as Bengal cyclone hit Tamil Nadu and Puducherry. There was heavy and very heavy rainfall in some districts, due to which some areas were flooded and standing crops, thousands of acres of standing crops were damaged. The common people have to undergo untold misery in some districts, especially Kadalur, Viluppuram, Thiruvannamalai, Krishnagiri. There was heavy rainfall. Many persons lost their lives, and 10 persons, including children, died in other districts due to electrocution and wall collapse. The fishermen in Nagarpatnam, I would request the Honorable Home Minister to rush the rescue and relief materials, send a survey team to assess the damages and to sanction adequate funds and grants to the Government of Tamil Nadu for the rehabilitation of the affected persons and to give compensation to the farmers so that the normalcy can be restored at the earliest. Thank you, sir. वहीं कांग्रेस सांसद मिलिंद देवड़ा ने न्यूट्रीकोड जारी करने की सलाह दी ताकि ग्लोबल मॉडल इंडिया में लागू किया जा सके और भारत में ओबेसिटी और कैंसर जैसी बीमारियों से लड़ा जा सके। उन्होंने शुगर को न्यू टोबैको भी बताया। सर, क्वेश्चन से ज़्यादा अब सजेशन टू द ऑनरेबल मिनिस्टर, सिंस द क्वेश्चन इज लिंक्ड टू कैंसर। सर, शुगर इज द न्यू टोबैको. Sugar is a silent killer. Sugar is causing obesity, cancer, especially in young children. Many parents around the country are being forced to buy products with high sugar under the garb of it being healthy. There was a controversy recently with Bonvita, and world over, governments and authorities and the regulators are trying to take this problem head on. My very limited suggestion to the very knowledgeable minister would be that Singapore is one of the few countries which seems to have got this right. They have a very simple Nutri-code, a nutritional code. On every product, they mark a product in large letters from A to D, A being the healthiest for the parent, D being the unhealthiest. My simple request would be if the minister could kindly ask FSSAI, which is the regulator in this area, to kindly look at global models to implement the same in India so we prevent an obesity and cancer epidemic in young children. Thank you. ये आपका सुझाव है माननीय मंत्री जी? It's his suggestion. Honorable member has given a suggestion and I have taken the suggestion. वहीं केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह ने ऑयल फील्ड्स रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट अमेंडमेंट बिल 2024 पेश किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारत एकमात्र ऐसा देश है जहां ग्लोबल चैलेंजेस के बावजूद पिछले 3 वर्षों में ऊर्जा लागत में कमी आई है। लोकसभा की बात करें तो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एस जयशंकर ने कहा कि भारत चीन के रिश्ते अब सामान्य नहीं हो सकते हैं। The House is cognizant of the fact that China is an illegal occupation of 38,000 square kilometers of Indian territory in Aksai Chin as a result of the 1962 conflicts and the event that preceded it. Furthermore, Pakistan illegally ceded 5,180 square kilometers of Indian territory to China in 1963, which has been under its occupation since 1948. The government has maintained that India-China relations cannot be normal in the absence of peace and tranquility in the border areas. 0 आवर के दौरान अखिलेश यादव ने संबल हिंसा का मुद्दा उठाया और कहा कि ये हिंसा राज्य की शांति को भंग करने के लिए पूरी प्लानिंग के साथ हुई है। उन्होंने इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट की एक्शन की भी मांग की है। संभल जो इसलिए जाना जाता था कि भाईचारे के साथ वहाँ रहते हैं लोग, वहाँ अभी से नहीं, सदियों पुराना भाईचारा हजारों साल से इसी तरह रहते आए हैं।
लेकिन अचानक ये जो घटना हुई है, ये सोची समझी रणनीति के तहत वेल प्लान्ड हुआ है और वहां के भाईचारे को गोली मारने का काम हुआ है। जो घटना हुई है वो सोची समझी साजिश है कि इस महत्वपूर्ण जो साजिश हुई, और वो साजिश सोची समझी इसलिए मैं बोल रहा हूं, उत्तर प्रदेश का चुनाव था, पहले 13 तारीख को चुनाव होना था और 13 तारीख के चुनाव को उन्होंने बढ़ा करके 20 तारीख कर दिया। और इस जो घटना है मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, ये यात्रा रुकी क्यों नहीं है? यात्रा ले जाओ दूसरी तरफ। अध्यक्ष महोदय, संभल की शाही जामा मस्जिद के खिलाफ 19/11/2024 को सिविल जज सीनियर डिवीजन छंदौसी संभल में एक याचिका डाली गई। कोर्ट ने दूसरे पक्ष को, अध्यक्ष महोदय सुनिए, ये सुनना चाहिए, हम यूं ही नहीं कहते थे। तो संक्षिप्त में बोले। अध्यक्ष महोदय, हम यूं ही नहीं कहते थे कि संविधान ये मानती नहीं सरकार, हम यूं ही नहीं कहते थे कि संविधान नहीं मानती। जब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, हम बनते तो बहुत कुछ हैं। संभल के शाही जामा मस्जिद के खिलाफ 19/11/2024 को सिविल जज सीनियर डिवीजन चंदौसी संभल में एक याचिका डाली गई। कोर्ट ने दूसरे पक्ष को सुने बगैर उसी दिन 19/11/2024 को सर्वे के आदेश दे दिए। ताज्जुब की बात है, संभल के जिलाधिकारी संभल और पुलिस अधीक्षक संभल आदेश को पढ़े बगैर 2 घंटे के बाद सर्वे के लिए पुलिस बल के साथ शाही जामा मस्जिद पहुंच गए। जामा मस्जिद की कमेटी, जनप्रतिनिधि, उलेमा इकराम, सभी अधिवक्ताओं ने सहयोग दिया। जिलाधिकारी संभल और पुलिस अधीक्षक संभल ने 2.5 घंटे सर्वे के बाद कहा सब सर्वे पूरा हो चुका है और अब रिपोर्ट कोर्ट को भेज दी जाएगी। लेकिन दिनांक 22/11/2024 फ्राइडे को जुमे की नमाज के लिए लोग नमाज अदा करने के लिए जामा मस्जिद पहुंचे, लेकिन पुलिस प्रशासन ने बैरिकेड लगा दिया ताकि लोग नमाज न पढ़ सकें। उसके बाद भी लोगों ने संयम बरतते हुए नमाज अदा की और किसी प्रकार का विरोध प्रदर्शन नहीं किया। 29/11/2024 को कोर्ट की अगली तारीख तय थी। शाही जामा मस्जिद की कमेटी और मुस्लिम समाज के सभी लोग कोर्ट में केस की पैरवी के लिए तैयारी कर रहे थे, परंतु दिनांक 23/11/2024 की रात पुलिस प्रशासन द्वारा कहा गया 24/11/2024 यानी अगले दिन सुबह को दोबारा सर्वे किया जाएगा। शाही जामा मस्जिद कमेटी और अधिवक्ता ने कहा कि इस सर्वे तो मुकम्मल हो चुका है, अब दूसरे सर्वे की क्या आवश्यकता है? कोर्ट के आदेश का हमने पालन कर दिया। अगर दूसरे सर्वे कराना है तो दोबारा आदेश करवाएं, कोर्ट के आदेश के बाद हम दोबारा सर्वे करा देंगे। लेकिन जिलाधिकारी संभल और पुलिस अधीक्षक संभल ने कोई सुनवाई नहीं की और तानाशाही दिखाते हुए सुबह के वक्त से पहले शाही जामा मस्जिद आ गए। शाही जामा मस्जिद कमेटी और मुस्लिम समाज के लोगों ने फिर भी धैर्य रखा और दोबारा सर्वे के लिए अंदर ले गए। सर्वे के दौरान करीब 1.5 घंटा बाद जब जनता को सूचना मिली तो वो इकट्ठा होना शुरू हो गए। लोगों ने सर्वे का कारण जानना चाहा तो सर्किल ऑफिसर ने उनके साथ गाली गलौज की और लाठीचार्ज करवाकर बुरी तरह जख्मी कर दिया। इसका विरोध करते हुए चंद लोगों ने पत्थर चलाए, जिसके बदले में पुलिस के सिपाही से लेकर के अधिकारियों तक ने अपने सरकारी और प्राइवेट हथियारों से गोलियां चलाई, जिसका वीडियो रिकॉर्डिंग है, जिसके एवज में दर्जन लोग गोलियों से घायल हो गए हैं। 5 मासूमों जो कि अपने घर से सामान लेने के निकले थे, उनकी मृत्यु हो गई। संभल का माहौल बिगाड़ने में संभल का माहौल बिगाड़ने में याचिका दायर करने वाले लोगों के साथ पुलिस और प्रशासन के लोग जिम्मेदार हैं। इनको निलंबित किया जाना चाहिए और हत्या का मुकदमा चलाया जाना चाहिए, जिससे कि लोगों को इंसाफ मिल सके और आने वाले समय में कोई इस प्रकार की संविधान के खिलाफ और गैर कानूनी घटना को अंजाम न दिया जा सके।
अध्यक्ष महोदय, इसी दौरान बैंकिंग लॉज अमेंडमेंट बिल 2024 पर बहस करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कांग्रेस पर निशाना साधा। कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल के बयान पर निर्मला सीतारमण ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी ने कभी भी इंदिरा गांधी को दुर्गा नहीं कहा था। सीतारमण ने कहा कि इस बात का कोई प्रमाण नहीं है। फॉर मोर सच अपडेट स्टे ट्यून्ड ओनली ऑन संसद फ्लिक्स।